के दिल्ली पहुंचने पर छत्तीसगढ़ के ही स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ये सबको समझ लेना चाहिए कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सभी 70 विधायक हाईकमान की बात से आधे इंच भी इधर या उधर नहीं जाएंगे और आलाकमान का हर फैसला मानेंगे। टीएस सिंहदेव ने यह बात साफ कर दी है क्योंकि कई ऐसी और आशंकाएं और सवाल की इतनी बड़ी तादाद में आखिर कांग्रेस विधायकों का दिल्ली में जमावड़ा क्यों। ऐसे में टीएस सिंह से जब सवाल किया गया, उन्होंने कहा कि जो भी फैसला हाईकमान का होगा पूरे कांग्रेस के विधायक छत्तीसगढ़ में उसे मानेंगे, उनकी बातों पर अमल करेंगे। राजनीतिक परिवेश के सब साथी हैं, तो कोई भी राजनीतिक व्यक्ति कोई भी काम करता है तो राजनीति जुड़ जाती है। मैं दिल्ली गया तो उसमें भी राजनीतिक भाव आ जाता है कि भले सिस्टर के जन्मदिन के लिए गए थे, इन लोग भी गए हैं। 90 में 70 की सरकार कभी अस्थिर नहीं हो सकती और ना ये होगी, और सबको ये मान लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए कि ये 70 के 70 जो कांग्रेस पक्ष के विधायक हैं, ये हाईकमान की बात के ना आधा इंच इधर जाएंगे ना आधा इंच उधर जाएंगे। सब हाईकमान की बात पे ही रहते हैं और काम करते हैं। आज भी कर रहे हैं, कल भी करेंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के ही विधायक बृहस्पति सिंह ने उधर बीजेपी की कांग्रेस की राज्य सरकारों को अस्थिर करने का बीजेपी पर आरोप लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि पहले बीजेपी ने ग्वालियर के महाराजा को निशाने पर लिया, फिर पंजाब के महाराजा का रुख किया और अब बीजेपी के टारगेट पर सरगुजा के महाराज यानी कि टीएस सिंहदेव हैं। दिल्ली में छत्तीसगढ़ के कांग्रेस विधायकों का जमावड़ा है और ये चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में कोई नेतृत्व परिवर्तन नहीं होना चाहिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बृहस्पति सिंह हैं, कांग्रेस के विधायक हैं छत्तीसगढ़ से। आप लोग कह रहे हैं कि निजी यात्रा है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में रायपुर में न जुटकर आप लोग दिल्ली में जुटे हुए हैं। क्या आला कमान को संदेश दे रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में किसी तरह का नेतृत्व परिवर्तन न होना चाहिए, अगर कोई संभावना भी हो तो? आला कमान की संदेश देने की बात कहां से आ गई? मैंने पहले भी कहा कि भगवान अपने भक्तों की बात सुनता है, भक्त अपनी बात जब चाहे भगवान को रख सकता है, कार्यकर्ता अपनी नेताओं को अपनी बात रख सकता है जब चाहे रख सकता है। उनके कभी नेता अपने कार्यकर्ता से नाराज नहीं होता। पहले मध्य प्रदेश के लोगों ने टारगेट किया महाराजा को, ग्वालियर की महाराजा को। मध्य प्रदेश हमारी अच्छी चल रही सरकार को इन लोगों ने गिराने का काम किया। इसके बाद इन लोगों ने पंजाब के महाराजा की ओर रुख किया, वहां भी अस्थिर करने का असफल प्रयास किया है। दूसरा आपको बता दो, सरगुजा महाराज को मध्य प्रदेश में लोग, छत्तीसगढ़ में लोगों ने टारगेट किया है, छत्तीसगढ़ के महाराजा के ऊपर टारगेट किया है। उनके ऊपर उनके समर्थकों के माध्यम से, उनके माध्यम से लगातार गुमराह कर रहे हैं, उनके समर्थकों से अलूल जलूल बयान दिलवा रहे हैं और लगातार खुद आरएसएस के लोग तरह तरह के मीडिया में आपने देखा होगा, छत्तीसगढ़ से पता कर लीजिए, आरएसएस के लोग ये वीडियो बना बना के डाल रहे हैं, विशेष में चला रहे हैं। लेकिन बीजेपी आरएसएस चाह रही है कि आप ही के पार्टी के नेता और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव चाहते हैं कि नेतृत्व परिवर्तन हो। ये बीजेपी आरएसएस चाह रही है या टीएस सिंहदेव चाहते हैं? देखिए, आरएसएस ऐसा षड्यंत्र रच रही है, लेकिन सरगुजा का महाराज बहुत होशियार है, विद्वान है, ऐसा किसी भी कीमत पे नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने कह चुका है कि 100 जन्म में भी हम अलग जाने की बात सोच नहीं सकते। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में जारी घमासान पर एक बड़ी खबर ये भी, आदित्य राय ये खबर दे रहे हैं कि आज छत्तीसगढ़ कांग्रेस के 3 और विधायक दिल्ली रवाना हुए हैं और इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सबसे करीबी माने जाने वाले देवेंद्र यादव भी शामिल हैं। शाम तक छत्तीसगढ़ कांग्रेस के दिल्ली पहुंचने वाले विधायकों की संख्या 55 तक पहुंच सकती है। भूपेश बघेल खेमे में बड़े नेता, निगम मंडलों के अध्यक्षों को भी अब दिल्ली आने की खबर लगातार आ रही है। दिल्ली पहुंचे छत्तीसगढ़ कांग्रेस के 20 विधायकों ने एक सुर में छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बदले जाने की अटकलों को बेबुनियाद करार दिया। इनसे बात की हमारे सहयोगी नीरज ने। बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ के कांग्रेस विधायक इस वक्त दिल्ली में हैं। तमाम लोग ये कह रहे हैं कि ये उनकी निजी यात्रा है, लेकिन विधायक जब एक साथ इतनी बड़ी संख्या में जुट जाए तो इसे निजी यात्रा के तौर पे नहीं देखा जा सकता। छत्तीसगढ़ की सियासत में अंदर कुछ न कुछ चल रहा है, जिससे विधायक के मन में जरूर एक आशंका है, संदेह है। ये 25 विधायकों की संख्या है। इस वक्त 21 से 22 लोग यहाँ मौजूद हैं। विजय घाट के बाहर इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है और तमाम विधायकों को एक साथ इकट्ठा किया है ताकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सियासत
की जो नब्ज है, बार बार ये कहा जा रहा है कि भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव खेमे के बीच खींचतान है मुख्यमंत्री पद को लेकर। उस पर बातचीत करते तमाम लोगों से पहले बृहस्पति सिंह से बात करेंगे जो यहाँ मौजूद हैं और न्यूज 18 इंडिया पे पहले भी साथ में थे। इतनी बड़ी संख्या में आप लोग पहले राजघाट गए, विजय घाट गए, ये मसला है क्या? कुछ पक रहा है अंदर, बदलाव होने वाला है क्या? कहीं से दूर दूर तक बात नहीं है। ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ षड्यंत्रकारी नेताओं ने हिंदुस्तान के 3 राजाओं को टारगेट किया हुआ है। एक मध्य प्रदेश के ग्वालियर महाराजा को, दूसरा पंजाब के पटियाला महाराजा को और तीसरा छत्तीसगढ़ के सरगुजा महाराजा को, जिसमें आपने मध्य प्रदेश में देखा होगा हमारा बहुत अच्छा सरकार चल रहा था। महाराजा ग्वालियर को गुमराह करके वहाँ हमारी सरकार को गिराने में लोगों ने किया है काम। दूसरा हमारा पटियाला, तो पंजाब में तो सरकार बदल गई, नेतृत्व बदल गया। पटियाला महाराजा को भी ये लोगों ने गुमराह करके अस्थिर करने का प्रयास किया है। तीसरा छत्तीसगढ़ के सरगुजा महाराज को, टीएस सिंहदेव को गुमराह करके लोगों ने अस्थिर करने का असफल प्रयास किया है। लेकिन सरगुजा महाराजा बहुत विद्वान है, होशियार है, वहाँ कहीं से दूर दूर तक ऐसी संभावनाएं नहीं है। आम विधायकों से बातचीत करेंगे, एक एक करके सबसे उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। चंद्रदेव जी हैं हमारे साथ, विधायक भी हैं और संसदीय सचिव भी। पिछली बार भी करीब 55 से 60 लोग जुटे थे, पार्टी के पदाधिकारी और विधायक, तो मामला तब सुलटा नहीं। और आपके मुख्यमंत्री को एक बड़ी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश में दी गई है, सीनियर पर्यवेक्षक की, तो क्या यहाँ की जिम्मेदारी से मुक्त होंगे, ऐसा लगता है क्या? देखिए, आपने दोनों बात कह दी। पिछले बार 60 से 65 विधायक जो आए थे उसी समय स्पष्ट हो गई, और आज बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इससे और स्पष्ट हो गई कि भूपेश बघेल एकलौता किसान नेता है और ओबीसी फैक्टर से बिलोंग करता है और बड़ा चेहरा है। पूरे देश में एकलौता किसान नेता है और छत्तीसगढ़ के एकलौता ऐसा नेता जो किसानों को 2500 रुपये कुंटल में धान खरीद रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में एकलौता छत्तीसगढ़ राज्य है जहां किसान हित में लगातार काम हो रही, कर्जा माफी से लेकर समर्थन मूल्य में धान खरीदी की जा रही। इसलिए बड़ी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की दी है ताकि वहां किसान उनसे प्रेरित हो, उनसे कुछ सीखे, और उस स्टेट में जब इतना बड़ा चेहरा वहां जाएगा तो निश्चित ही वहां भी बदलाव हो। रामकुमार यादव जी, ये बताइए कि बड़ी जिम्मेदारी वहां दी गई है, यहाँ के कामकाज से खुश होकर, छत्तीसगढ़ के कामकाज से खुश होकर क्या आने वाले दिनों में परिवर्तन कर सकते हैं जैसे पंजाब में किया कांग्रेस ने? देखिए, माननीय भूपेश बघेल जी में इतना नेतृत्व क्षमता है। 90 विधानसभा में तमाम मोदी जी के रोकने के बावजूद भी 90 में 70 देता हो। अभी असम में भी डिप्टी उनको लगाया गया था। और हमारे जैसे देखते हैं, जैसे हम एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ मैं, हम पुलिस में भर्ती होते हैं और जब हम सब इंस्पेक्टर में भर्ती होते हैं, अच्छा काम करते हैं तो उसको टीआई बनाया जाता है। उसी प्रकार से आज यहाँ पर हमारे जो है पर इस देश के राहुल गांधी जी जो हमारे भावी प्रधानमंत्री जी हैं, सोनिया दाई हैं, ये भूपेश बघेल जी के जो काम को क्षमता देख करके जिस प्रकार का भूपेश बघेल जी काम कर रहे हैं प्रदेश में, आज उसको चेहरा बना करके आज देश में घुमा रहे हैं। ये हमारे छत्तीसगढ़ के गौरव हैं। ऐसे यानी नहीं बदलने चाहिए आप कह रहे हैं? ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसे काम करने वाले को कौन बदलेगा? बस्तर क्षेत्र के विधायकों से बातचीत करेंगे, मैम आप लोग से भी बातचीत करेंगे, तमाम लोगों की राय लेंगे। आप चाहते हैं कि भूपेश बघेल ही बने रहे? निश्चित रूप से भूपेश बघेल 5 वर्ष नहीं, वो 20 साल तक बने। 20 साल तक बने रहे। आप क्या चाहेंगे सर? बिल्कुल, ये अभी जो सशक्त नेतृत्व है तो इसके आधार पे तो कोई कह ही नहीं सकता। और ये जो केवल बीजेपी वालों का एक बीजेपी की साजिश है। सरगुजा इलाके से कुछ लोग हमारे साथ हैं। विनय जी, आप जिस इलाके से भी आते हैं, क्या वहाँ नेतृत्व ऐसी बात क्यों हो रही है कि टीएस सिंहदेव बन सकते हैं या भूपेश बघेल बन सकते हैं, तो भूपेश बघेल हट सकते हैं? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हमारे हाईकमान ने 5 साल के लिए बनाया है। वो पहली बार हमारे छत्तीसगढ़ के लोग ये एहसास कर रहे हैं कि पहली बार हमारे बीच में गरीब किसान मजदूर वर्ग के लोगों के लिए सोचने वाले हमारे माननीय भूपेश बघेल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैम आप क्या चाहेंगे, महिला आवाज क्या है, महिला विधायकों की आवाज क्या है अंदर? एक ही आवाज़ है, हमारे छत्तीसगढ़ का जो नेतृत्व का बागडोर हमारे मुख्यमंत्री जी के ऊपर है, वो बना रहे और आगे भी 5 साल ही क्यों, आगे भी जब तक हमारे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस वही बने रहे। और कुछ विधायक जुटेंगे आप लोग के साथ अभी अगले 1-2 दिनों में? हाँ बिल्कुल आ रहे हैं, और भी विधायक हैं और रात में भी पहुंच जाएंगे, कल सुबह भी आ जाएंगे बहुत से विधायक। तो अगर आप लोग की आवाज ले तो आप लोग चाहते हैं कि भूपेश बघेल ही मुख्यमंत्री के तौर पे बने रहे? बिल्कुल, और उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में ऐसा काम हुआ है और उसका प्रतिसाद उसके कामों का आज मिला है, तो निश्चित ही आज उसके नेतृत्व सब लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल मैम, यही आप भी चाहती हैं?
बिल्कुल मैं चाहती हूँ, क्योंकि हमारे नेतृत्व जो कर रहे हैं माननीय भूपेश बघेल जी जन जन के नेता है, किसानों के नेता है, और किसानों के लिए जितना काम किया आज तक विश्व के कोई भी मुख्यमंत्री ने। और कोई नेताओं से आप मिलेंगे, पार्टी आला कमान से मिलेंगे आप लोग यहाँ? अब वो तो समय बताएगा। समय बताएगा, मिलेंगे आप लोग? हम सभी विधायक का राय आपको स्पष्ट दिखा होगा कि सम्मानित मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ सरकार इतने बहुत शांतिपूर्वक गरीब को, अमीर को, किसान को, बड़े व्यापारियों को, सबको लेकर चलने वाला मुख्यमंत्री हैं, जो आज की स्थिति में 90 सीट में 70 सीट कांग्रेस का मजबूती सीट पे आई हुई है और कहीं पे चूक नहीं होना है। मुख्यमंत्री बना हमेशा भूपेश बघेल जी रहे। द्वारकाधीश जी, आप क्या कहेंगे? देखिए माननीय, हम तो दिल्ली घूमने आए हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ऐसे घूमने थोड़े आते, पहले तो कभी नहीं आए थे। पिछली बार जब 50 लोग जुटे तो AICC दफ्तर में थे। पहले भी आए हैं। ये अलग बात है कि उस समय आप नहीं आए, और कहीं न कहीं मीडिया इस बात को तुल दे रही है 2.5 साल की कि कांग्रेस के इतिहास में मेरा जो पहली बार चुन के आया हूँ, लेकिन ऐसा तो आज तक के कभी नहीं हुआ है। और कांग्रेस हाईकमान की विश्वास और जनता की विश्वास, जनप्रतिनिधियों की विश्वास सर्वविदित है। कांग्रेस हाईकमान की विश्वास हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के ऊपर है। असम में भी उनको जिम्मेदारी दिया गया, यूपी में भी दिया गया है। अगर समूचे देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के उपदेश में अगर कोई काम हो रहा है तो आप जाके देख सकते हैं। आप भी मीडिया के माध्यम से इस बात से अवगत होंगे। किसानों को अकाल की स्थिति में बेघर फसल बेचे 9000 एकड़ का ऐलान हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कर दिए थे। मजदूर भाइयों का पंजीयन शुरुआत हो चुकी है। 6000 रुपये मजदूरों को वार्षिक में दिया जाएगा। और नेतृत्व बदलना चाहिए या नहीं? नेतृत्व की तो बात ही नहीं है। पंजाब के बाद अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस में भी सियासी उठक पटक का दौर शुरू हो चुका है और इस घमासान के बीच छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के विधायकों के दिल्ली आने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बड़ा बयान दिया है। भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ और पंजाब में कोई समानता नहीं है। उन्होंने कहा है कि विधायकों को दिल्ली जाने पर तो कोई रोक भी नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये कहा है कि विधायकों के दिल्ली जाने को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए, घूम फिर कर वो भी वापस आ जाएंगे। कोई डाउटफुल नहीं है। जो विधायक हैं एक एक करके गए हैं, जाने में कोई पाबंदी नहीं है, स्वतंत्र हैं, सब आ सकते हैं, जा सकते हैं। कोई राजनीतिक मूवमेंट कर रहे हैं तो बताइए, कोई पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है, वो घूम फिर के आ जाएंगे तो उसमें तकलीफ क्या है? छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ रहेगा, पंजाब नहीं हो सकता। छत्तीसगढ़ और पंजाब में केवल एक समानता है, वो समानता ये है कि वो भी अंक से बना हुआ राज्य है, ये भी अंक से बना हुआ राज्य है। तो न्यूज़ 18 इंडिया पर भवानीपुर के खेला पर सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है। सुबह से ही हम आप तो लगातार ये खबरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से रुझान जो थे वो ममता दीदी के पक्ष में जा रहे थे, लेकिन अब ममता दीदी ने शानदार जीत यहां पर हासिल की है। प्रियंका टिब्रेवाल को 58,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया है। साफ तौर से पश्चिम बंगाल के सियासत के लिए आज एक नया अध्याय लिखा गया है। भवानीपुर में ममता बनर्जी ने न सिर्फ अपनी साख बल्कि सीएम का ताज भी बचा लिया है। अब देखना यह है कि यहां से जो जीत मिली है उसको लेकर अब दिल्ली की सियासत पर क्या असर पड़ता है, क्योंकि यहां पर एक मजबूत नेता के तौर पे ममता बनर्जी ने आज अपने आप को पेश किया है। तमाम विपक्षी नेता साफ तौर से यहां पर कह रहे हैं कि ममता दीदी जैसा कोई नहीं है। उनके सामने जो भी विरोधी आएंगे वो चारों खाने चित हो जाएंगे। सुबह सुबह अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था कि ये जो जीत है सत्यमेव की रीत है। संजय राउत शिवसेना की तरफ से वो भी दीदी को जीत की बधाइयां देते हैं। तमाम विपक्षी नेता, सोशल मीडिया पर विपक्षी नेता जो हैं वो ममता दीदी को जीत की बधाइयां दे रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि भवानीपुर में जो खेला हुआ, पश्चिम बंगाल में जो खेला हुआ, वो अब बीजेपी के भविष्य पर भी सवाल उठा रहा है। क्योंकि एक वक्त ऐसा था जब ये लग रहा था कि शायद बीजेपी विधानसभा चुनाव जीत जाएगी, लेकिन जब नतीजे सामने आए तो बीजेपी 100 का आंकड़ा भी पार कर नहीं पाई। उपचुनाव हुए, उसके बाद लगा कि शायद बीजेपी जवाब दे पाएगी, लेकिन आज प्रियंका टिब्रेवाल 25,000 से ज्यादा वोट हासिल नहीं कर पाई। 58,000 से ज्यादा वोटों से उन्हें ममता बनर्जी ने करारी शिकस्त दी है। अब पश्चिम बंगाल में बीजेपी का भविष्य क्या है? केंद्र
कि राजनीति को लेकर ममता किस तरह से आगे कदम बढ़ाएंगे, क्योंकि उनका आत्मविश्वास, कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास आज दिन भर देखने को मिल रहा है। लगातार टीएमसी के नेता, टीएमसी के कार्यकर्ता अब कह रहे हैं कि दीदी अब कोलकाता नहीं, अब दिल्ली की तरफ आगे बढ़िए। और जीत के बाद किस तरह से ममता बनर्जी लोगों का अभिवादन स्वीकार करती हुई नजर आई, वो भी देखिए। मैं आप लोगों को कहने चाहूंगी कि बंगाल का जब इलेक्शन शुरू हुआ था तब से बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी हमारा पार्टी का खिलाफ में हुआ था। पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा कॉन्स्पिरेसी करके हम लोग को हटाने का बंदोबस्त किया था, लेकिन हम लोग आभारी हूँ पब्लिक के ऊपर कि जनता ने हम लोग को जीत दिया था। मैंने खुद इलेक्शन में लड़ा था, लेकिन वो कोर्ट में केस अभी हाजिर है, इसी के लिए सब जुडिस केस में हम कोई मंतव्य नहीं करेंगे। क्या क्या कॉन्स्पिरेसी नहीं हुआ था, मेरे को पाँव में भी चोट कर दिया था जैसे हम इलेक्शन में कंटेस्ट ना करें। उसका बाद बाई इलेक्शन आया, हम चुनाव आयोग का प्रति आभारी हूँ कि उन्होंने टाइम का अंदर 6 महीने का अंदर जैसा सिस्टम है इलेक्शन कमीशन का, और हमारा कोविड भी इधर में इतना नहीं है, कम है, कंट्रोल में है, तो उन्होंने जो इलेक्शन हम लोग को कंसल्ट करके, चीफ सेक्रेटरी को कंसल्ट करके इलेक्शन अनाउंस किया। तो ममता की जीत के बाद टीएमसी के खेमे में खुशी यहां पर नजर आ रही है। बीजेपी में मायूसी है, लेकिन ममता बनर्जी के घर के बाहर जश्न मनाया जा रहा है। ढोल नगाड़े, संगीत, हरा रंग, हरा गुलाल वहां पर नजर आ रहा है। मेरी सहयोगी आशिका की रिपोर्ट देखिए किस तरह से जीत के बाद वहां पर तमाम टीएमसी कार्यकर्ता इस जश्न को मना रहे हैं, इस जीत को जी रहे हैं। चुनाव आयोग के जीत के बाद जश्न न मनाने के निर्देश के बावजूद ममता बनर्जी के घर के बाहर ठीक कालीघाट की सड़कों पर टीएमसी के कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर तस्वीरें आप देखिए, पुरुष हो चाहे महिलाएं, सभी यहाँ पर हरे रंग का गुलाल लगाकर ममता बनर्जी की फोटो लगा करके और जश्न मना रहे हैं। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग तो इसी का नहीं लड़की है, ममता बनर्जी का घर का लड़की है हम लोग। ये बताइए कि लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है कि जश्न नहीं मनाना चाहिए कोविड प्रोटोकॉल के चलते, लेकिन सब लोग जश्न मना रहे हैं। ममता बनर्जी तो वैक्सीन कोलकाता में बहुत दे दिया, हम लोग को 2 वैक्सीन हम लोग का हो गया, हम लोग का कोरोना नहीं होगा। सभी लोग को हम लोग को हो गया वैक्सीन। हम लोग को ममता, कोई भी आदमी इधर कलकत्ता में बचा नहीं है जिसको वैक्सीन नहीं हुआ। ममता बनर्जी वैक्सीन दे के अपना घर में चुनाव अनाउंस किया, तभी चुनाव अनाउंस किया, और घर का लड़की घर में ही है और पूरी वेस्ट बंगाल में है। अब तो दिल्ली घर में बैठा हुआ है दीदी घर में। मोदी जी बोल रहे हैं ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मोदी जी को चुप होने जाने बोलिए। ठीक है, तो ये जो दावा है, हालांकि ये कोई पुष्टि नहीं है कि 2 वैक्सीन लेने के बाद किसी को कोरोना नहीं होगा, लेकिन बावजूद इसके जो तस्वीरें यहाँ से देखने को मिल रही हैं कोलकाता के कालीघाट से, वो यही है। लोग जश्न मना रहे हैं, नाच रहे हैं, ममता बनर्जी की तस्वीर हाथ में लेकर, तृणमूल कांग्रेस का झंडा हाथ में लेकर के कोई नाचता, कोई अबीर उड़ाता हुआ जीत का जश्न मना रहा है। और तो साफ तौर से यहां पर टीएमसी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं, यहां पर जीत की खुशी साफ तौर से नजर आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के खेमे में नाराजगी नजर आ रही है। प्रियंका टिब्रेवाल, जिनसे उम्मीद की जा रही थी कि शायद क्या वो चमत्कार, वो फेरबदल वो कर पाएंगी जो नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी ने किया था, लेकिन फिलहाल आज करारी शिकस्त मिली है। 58,000 से ज़्यादा वोटों से उन्हें हार मिली है। 25,000 के करीब उन्होंने वोट हासिल किए हैं। कह रही हैं कि ममता के गढ़ में 25,000 वोट हासिल करना भी मेरी जीत है, मैं तो मैन ऑफ द मैच हूँ। सुनिए क्या कुछ कहा हार के बाद। संगठन जो है वो मजबूत ज़रूर होना चाहिए कोई भी चुनाव लड़ने के लिए। भवानीपुर में बीजेपी का संगठन इतना मजबूत नहीं था, बिल्कुल ये बात ज़रूर कहूँगी। लेकिन इसके साथ ये भी कहूँगी कि अगर लड़ाई की बात करें और हौसले की बात करें, तो कल तक जिस बच्ची को ये पहचानते नहीं थे, वो बच्ची 25,000 से ज़्यादा वोट उस जगह पर ले आके आई है जिसका गढ़ ममता बनर्जी को कहा जाता था कि वो जगह उनका गढ़ है, और उस जगह में लेके आई है जहाँ ये कहते थे कि कोई मुझे पहचानता भी नहीं है। और एक बच्ची को हराने के लिए उनका पूरा मंत्रिमंडल, एक एक काउंसलर, एक एक संगठन सब सड़क पर उतार दिया मैंने। तो जीत के बाद ममता को बधाइयों का सिलसिला भी आना शुरू हो गया है। बधाई कौन दे रहे हैं? बाबुल सुप्रियो, वो बाबुल सुप्रियो जो हाल ही में
टीएमसी में शामिल हुए हैं। कुछ दिन पहले तक ममता दीदी पर प्रहार कर रहे थे, ममता सरकार पर सवाल उठा रहे थे। अब क्योंकि टीएमसी में शामिल हो गए हैं, बीजेपी का पाला उन्होंने छोड़ दिया है, तो ममता दीदी को ट्वीट करके बधाई दे रहे हैं। कह रहे हैं कि ममता दीदी को जीत की ढेर सारी बधाइयां। ये उन्होंने ट्वीट किया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जैसे ही दल बदलते हैं, नेताओं के विचार बदल जाते हैं, नेताओं की भाषा बदल जाती है। जिस नेता पे कुछ महीनों पहले आप प्रहार कर रहे थे, उसी नेता की तारीफों के पुल आप बांधना शुरू कर देते हैं। बाबुल सुप्रियो ने भी इसी तरह से किया है, ट्वीट किया है। ना सिर्फ बाबुल सुप्रियो, क्योंकि हम लगातार आपको बता रहे हैं कि ये जो भवानीपुर की जीत है, इसे सिर्फ पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी की सीएम की कुर्सी, इससे जोड़कर मत देखिए। ये जो जीत है, अब ममता बनर्जी आगे क्या करेंगी, यहाँ पर ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि विपक्ष के नेताओं के जो बयान हैं वो आना यहाँ पर शुरू हो गया है। विपक्ष के नेता अब ममता को मजबूत नेता के तौर पर, विपक्ष के नेता के तौर पर पेश करने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से आपको कह दें कि कांग्रेस बिखर चुकी है, कांग्रेस का जो हाल पंजाब में हुआ, अब विपक्ष की भूमिका क्या टीएमसी, ममता बनर्जी निभाती हुई यहाँ पर नजर आएंगी, ये देखने वाली बात होगी। पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में आपने देखा होगा कि किसी मुख्यमंत्री के चुनाव क्षेत्र में विरोधियों को प्रचार करने नहीं दिया गया, विरोधियों पर हमले किए गए, वहाँ के एक्स प्रेसिडेंट को मारा गया, हमारे ऊपर हमला हुआ। इस तरह से बहुत सारे कार्यकर्ताओं को इलाका से पुलिस ने आउट कर दिया। वोट देने का तो बात छोड़ दिए, पुलिस वाले हाई राइज बिल्डिंग में जाकर सिविल ड्रेस में हाथ जोड़कर गांधीगिरी कर रहे थे कि आप वोट देने मत जाइए, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी। पुलिस वाले फर्जी आई कार्ड बनाकर वोट दे रहे थे। उसके बावजूद भी हमारे प्रार्थी ने बड़ी मजबूती से लड़ा। और एक बड़ी खबर इस वक्त की, आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने इशारों में अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा है। तेज प्रताप ने कहा कि आरजेडी में कुछ लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का सपना देख रहे हैं और तैयारी में भी जुटे हुए हैं। तेज प्रताप ने यह भी कहा कि उनके पिता लालू प्रसाद यादव को दिल्ली में बंधक बनाकर रखा गया है और पटना में नहीं आने दिया जा रहा है। बिहार की जनता भी सुन ले इस चीज को, संगठन बढ़ेगा नहीं, टूट जाएगा। पिताजी हमारे अस्वस्थ चल रहे हैं, हम कोई प्रेशर नहीं देना चाहते किसी भी तरीके का, बीमारी से जूझ रहे हैं। कुछ लोग जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का सपना देख लिए हैं आरजेडी में, हमारे पिता को आने नहीं दे रहे, बंधक बना के रखे दिल्ली में। लालू प्रसाद यादव के बंधक बनाए जाने के आरोपों पर जवाब देने में तेजस्वी यादव ने भी देर नहीं लगाई। लालू जी जो हैं लंबे समय तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे, रेल मंत्री रहे, 2 प्रधानमंत्री उन्होंने बनाया, आडवाणी जी को भी गिरफ्तार किया। तो उनका जो व्यक्तित्व है इससे मैच नहीं खाता है। लालू प्रसाद यादव को बंधक बनाए जाने के आरोपों के बाद जेडीयू नेता नीरज कुमार की भी प्रतिक्रिया आई। भाई माननीय लालू प्रसाद जी, इस वैचारिक मतभेद है, हमारा राजनीतिक मतभेद है, लेकिन उनको कोई बंधक बना ले, उनके परिजन ही आरोप लगा रहे हैं। तो विपक्ष के नेता तो ज्यादा दिल्ली ही प्रवास करते हैं, तो क्या है मामला? लेकिन ये बेहद अहम घटनाक्रम है जब लालू प्रसाद यादव के 2 बेटों के आपस में विरोधी बयान सामने आ रहे हैं। सबसे खास बात यह कि तेज प्रताप यादव ने इशारों में ये बात कह दी और निशाना सीधे अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव की ओर था। उन्होंने ये कह दिया कि कुछ लोग अब आरजेडी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का सपना देख रहे हैं, बाकायदा इसकी तैयारी भी जुटे हुए हैं। और उन्होंने जो सबसे बड़ा हमला किया वो ये कि लालू प्रसाद यादव को दिल्ली में बंधक बनाकर रखा गया है, उन्हें पटना भी नहीं आने दिया जा रहा है। और यह हमला किसी और पर नहीं, इशारों में अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव की ओर था।